नमस्कार सभी को। म्योसिस पार्ट टू। तो पार्ट वन में मैं आपको बता के आया था, ध्यान होगा, डाइकाइनेसिस तक बताया था। डाइकाइनेसिस से ये कहा था कि सीधे सीधे मेटाफेज फर्स्ट में एंट्री कर जाती है। डाइकाइनेसिस को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, और यही मैं लिख देता हूँ स्पिंडल फाइबर भी बना दें। क्या बना दें? स्पिंडल फाइबर भी मुख्य रूप से आप दिखाई देने लगती हैं। फाइबर दिखाई देने, कैसे दिखाई देंगे? ये देखिए, ये एक था तो इस साइड कर दीजिए, दूसरा ये, वही दो सेंट्रियोल। कैसे दिखाई देंगे स्पिंडल फाइबर? ये इस तरीके से, ये इस साइड आएगा, ये अपोजिट पोल पर जाएगा। तो वही लिखा है, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर दिखाई देने लगते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से डिसअपियर हो जाता है। तो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर लिखाई है डिसअपियर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर लिखाई है डिसअपियर हो जाता है, फुली कंडेंस हो जाती है। इस स्थिति में यहां लिख दीजिए स्पष्ट, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, फुली कंडेंस। फुली कंडेंस मुख्य रूप से हो जाते हैं। ये स्थिति अपने को किसमें बतानी है? इसमें। और इस स्थिति में टर्मिनाइजेशन मेन पॉइंट था। क्या बताया था? टर्मिनेलाइजेशन होता है। तो देखिए, ये अलग अलग हो गए। ये वाला भाग नया जुड़ गया, ये वाला भाग नया जुड़ गया, ये नया जुड़ गया, ये नया जुड़ गया, और ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। अब अपन करते जिक्र मेटाफेज फर्स्ट का। तो इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट में, क्योंकि अब इसको मिटा लूंगा। थोड़ा सा कपड़े का सहयोग लेना पड़ेगा भाई मिटाने के लिए। देख, तो अब आ जाते हैं आप और हम लोग मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? तो देखिए, ब्लैक से चल रहे हैं तो ब्लैक ही चलेंगे अपन। गोला ब्लैक से बन रहा है। देखिए, वो दो जो बताए थे डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स, तो वो डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम लिटा देते। ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लेट है। इस इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट भी कह देते, यहां मुख्य रूप से लेट जाते हैं। कैसे लेटते हैं? एक ब्लू कलर से था, तो ब्लू कलर, और इसका थोड़ा सा भाग अपने को रेड दर्शाना पड़ेगा बार बार, थोड़ा सा। तो ये अलग है, और ये यहां ये वाला भाग इतना अलग है भाई। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो गई, रिकॉम्बिनेशन की क्रिया हो गई थी। पहला चीज ये। दूसरा ये है, यहां रेड से लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा भाग अपने को ब्लू से लेना पड़ेगा। देखिए, ये मैंने ब्लू से ले दिया, ये वाला भाग, ये वाला भाग ब्लू से कर दिया। ठीक है। तो अब ये जो मेटाफेज स्थिति फर्स्ट चल रही है, कौन सी मेटाफेज स्थिति?
तो इक्वेटोरियल प्लेट पर ये लेट गए, सीधे सीधे अपन तो ये कह दो कि दो जो क्रोमोसोम्स हैं ये इनको लिटा दिया, इनको क्या कर दिया, मुख्य रूप से लिटा दिया। इक्वेटोरियल बाइवेलेंट क्रोमोसोम लिखिए, यहां डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो यही मैं लिख देता हूं कैरेक्टर, बाई वेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर लेट जाते हैं। अपनी भाषा में कह देता हूं, यहां वैसे व्यवस्थित होते हैं, अपनी भाषा में बोले देता हूं, लेट जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिखाई तो दे रहा है ना, दूसरा क्या होगा कि अपोजिट पोल पर ये सेंट्रोसोम जो पहुंचे हैं, इनसे मुख्य रूप से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ जाते। विशेष ध्यान रखें, यहां किससे जुड़ेंगे, यहां काइनेटोकोर से, किससे जुड़ेंगे, काइनेटोकोर से। ये काइनेटोकोर बना दिया है ये, तो ये स्पिंडल फाइबरों को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, किससे जोड़ा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो सेपरेट हुए थे डाइकाइनेसिस में, उससे जोड़ दिए। ये मेटाफेज फर्स्ट होती है, ये क्या होती है, मेटाफेज फर्स्ट होती है। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकले और काइनेटोकोर से जुड़ जाते, ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर। और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ठीक क्लियर। अब यहां से ये किस अवस्था में प्रवेश करेगी, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में प्रवेश करेंगे। तो देखिए एनाफेज फर्स्ट में प्रवेश कराइए, एनाफेज फर्स्ट में प्रवेश करते हैं तो ये तो यहीं का यहीं है सेंट्रोसोम। इनके ये जो स्पिंडल फाइबर है वह छोटे होने लगते, कैसे होने लगते, छोटे होने लगते। तो स्वाभाविक है कि ये यहां पहुंच गया और ये भी यहां पहुंच गया, ये न्यू जोड़ते हुए ये न्यू बना दिए, और एक ये और एक ये। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं परिवर्तन किए देता हूं कि जो ब्लू है वो रेड था वो ब्लू, ये वाला भाग इसका देख लीजिए, ये नीचे वाले का मैं कर रहा हूं, और ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, ये पूरा ब्लू और ये ब्लू हो गया। ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेट थी, तो इक्वेटोरियल प्लेट से ये इधर चले गए। अभी सेल साइटोकाइनेसिस ने ये इक्वेटोरियल प्लेट बनाई हुई है, ये देखिए यहां लिख दीजिए इक्वेटोरियल प्लेट से ये इधर खींचे गए, ये इधर खींचे गए, तो अलग हो गए दोनों। एनाफेज में मुख्य रूप से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। तो लिखिए क्या लिखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। क्या हो गए, क्रोमोसोम मुख्य रूप से सेपरेट हो जाते। लेकिन विशेष ध्यान रखें, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं। विशेष मुख्य रूप से ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी एनाफेज स्टेज होती है। अब ये एनाफेज स्टेज जो है यह मुख्य रूप से किसमें प्रवेश करती है, टीलोफेज में। टीलोफेज में ध्यान में रख लीजिए, टीलोफेज
जो फेज होती है वह जस्ट अपोजिट होती है प्रोफेज की, जस्ट अपोजिट होती है प्रोफेज की। तो ये कहां पहुंच गए, अपोजिट पोल पर पहुंच गए। तो ये देख लीजिए टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट में मुख्य रूप से क्या होता है, ये जो पहुंचे थे ये क्रोमोसोम, अब मैं एक एक धागे का बना रहा हूं देखिए, क्योंकि स्वाभाविक है बहुत टाइम लग रहा है बार बार बनाने में। ये चल रहा है सी के साथ में, और इसका थोड़ा सा भाग रेड बना दीजिए, रेड, क्योंकि अब इसके चारों ओर क्या होगा, देखिए क्या कंडीशन होती है टीलोफेज में। टीलोफेज में देखिए फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर दीजिए रीअपेयर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो गई पहली बात। दूसरा न्यूक्लियोलस रीअपेयर, रीअपेयर, तो न्यूक्लियोलस को करिए रीअपेयर, ये न्यूक्लियोलस हो गया रीअपेयर, ये कर दीजिए, ये न्यूक्लियोलस कर दीजिए। विशेष तौर पर दूसरा पॉइंट लिखिए डिकंडेंस, लेकिन अभी इनको क्या करना है, आगे म्योसिस सेकंड भी करना है, म्योसिस सेकंड भी करना है, तो फुली डिकंडेंस नहीं होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए फुली डिकंडेंस नहीं, डिकंडेंस होते हैं लेकिन फुली डिकंडेंस नहीं होते हैं। और मुख्य रूप से जो नेक्स्ट हैं, जो आपके जो क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स अपेयर होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये कंडीशन, अब यही मुख्य रूप से क्या होता है, साइटोकाइनेसिस आएगा। क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस स्थिति आती। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सीधे सीधे बीच से ये डिवाइड हो जाते हैं, ये डिवाइड कर दिया, यही मैं कर देता हूँ साइटोकाइनेसिस पेज में। तो इसके फलस्वरूप मुख्य रूप से दो सेल्स बनती हैं। तो दो सेल्स में मुख्य रूप से यहाँ बना देता हूँ कि एक सेल्स शॉर्ट में बना रहा हूँ, एक सेल्स ये बन गई, ये न्यूक्लियोलस, ये धागे बन गए, ये बन गए धागे, और दूसरी सेल्स ये बना दी। इसमें क्रोमोसोम, क्रोमेटिड इसके ये थे और इसके ये थे। तो क्रोमोसोम कितने हो गए, आधे हो गए। क्रोमोसोम कैसे हो गए, आधे हो गए, ध्यान है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी 23 इसमें हो गए, 23 इसमें हो गए, कितने हो गए, 23 इसमें हो गए, यानी एन स्थिति और एन स्थिति, यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो गए। कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए। अब इसके बाद आती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में ध्यान रखना है डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसके बाद आएगा आपका म्योसिस सेकंड। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर म्योसिस सेकंड बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए सीधे सीधे क्या बताया गया, टीलोफेज फर्स्ट अपोजिट किसकी होती है, अपोजिट किसकी होती है, प्रोफेज फर्स्ट की। किसकी अपोजिट होगी, प्रोफेज फर्स्ट की। अब आपको ये ध्यान रखना है प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है। तो मैं यहां ये लिखे देता हूं टीलोफेज फर्स्ट अपोजिट एज एग्जैक्टली प्रोफेज, थोड़ा सा एग्जैक्टली सेम एज प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। अब जो प्रोफेज फर्स्ट में हुआ था, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुई थी वहां, तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयरमेंट लिख दिया, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हुआ था,
वहां न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था तो यहाँ रीअपेयर हुआ। डिकंडेंस वहां मतलब कंडेंस्ड हुए थे तो यहाँ डिकंडेंस होते, लेकिन ये ध्यान में रखना कि फुली डिकंडेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको पता है, अभी इनको पता है कि मुझे आगे चल के भी मुख्य रूप से म्योसिस करनी है, म्योसिस करनी है, तो इस वजह से फुली डिकंडेंस्ड नहीं होते हैं। तो ये आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखना है। अब आता है इसके बाद, देखिए सीधे सीधे क्या कौन सी फेज आएगी भाई, आपको ये क्लियर हो गया कि कैरियोकाइनेसिस हो चुका, तो इसके बाद क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस आएगा। इसके बाद क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस आएगा। तो साइटोकाइनेसिस में क्या बताया था मैंने कि सीधी सीधे एक सेल ये और एक सेल ये बन गई थी। क्या? एक सेल ये और एक सेल ये बन गई। तो एक सेल में मुख्य रूप से इसमें कितने क्रोमोसोम, पहले स्टार्टिंग वाली क्रोमोसोम सेल्स में कितने थे, 46 क्रोमोसोम। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुए थे, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ था, यानी 2C से 4C हुआ था। तो स्वाभाविक है कि मैंने यहां इन सेल्स में फर्स्ट म्योसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हुए दोनों सेल्स में। जो दो सेल्स बन रही हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए, क्योंकि यहां तक मुख्य रूप से आपके सीधे सीधे 46 क्रोमोसोम हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 46 क्रोमोसोम। जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो मतलब ये बीच में से डिवाइड हो गई इसका साइटोप्लाज्म, तो दो सेल्स बनी, 23 इसमें और 23 मुख्य रूप से इसमें पहुंची। तो डिप्लॉइड से ये हैप्लॉइड सेल्स बन गई। डिप्लॉइड से कैसी बन गई? हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। तो विशेष ध्यान रखना है इसमें, आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम मुख्य रूप से कितने हो गए, जस्ट हाफ हो गए, हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है। इस वजह से यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कम हुई थी, देख रहे हैं कि कम हो गई। इस वजह से इसको कौन से डिवीजन नाम दिया गया? रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस डिवीजन के नाम से? रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एक चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के बाद एक फेज आती है जिसको इंटरकाइनेसिस फेज कहा जाता है। कौन सी फेज कहा जाता है? इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। तो आपको देखो कई बार मैंने लिख के कहीं ना कहीं बताया हुआ है कि म्योसिस फर्स्ट के बाद म्योसिस सेकेंड स्टार्ट होती है, ये आपको पता है। तो इसके बीच में एक फेज होती है जिस फेज को इंटरकाइनेसिस क्या कहा जाता है? इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि इंटरकाइनेसिस फेज में अपने को डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करना है, यानी कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है इंटरकाइनेसिस। अब आप और हम लोग चर्चा करेंगे म्योसिस सेकेंड पर। तो देख लीजिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं डाल दूं, चलिए। देखिए अब आता है आपका सीधे सीधे म्योसिस सेकेंड। म्योसिस सेकेंड, तो म्योसिस सेकेंड का मैं लिखता हूं माइटोसिस डिवीजन। मैंने लिख दिया एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस डिवीजन। अब मैं केवल यहां रिवाइज के तरीके से कराऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब सेम है माइटोसिस डिवीजन से तो आपको माइटोसिस जो इस चैप्टर का जो सेकंड वीडियोज है उस सेकंड वीडियोज में आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सेम का सेम वही है। मैं दोबारा से उसी चीज को क्यों मतलब करके टाइम एक्सपेंड करूं, टाइम खराब करूं बच्चों के? क्यों? क्योंकि आपको फिर वही, और आप माइटोसिस डिवीजन की वीडियो को देखकर बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। तो इस वजह से सीधे सीधे ये लिख दिया एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस डिवीजन। अब इसमें कौन कौन सी फेज होंगी? प्रोफेज सेकेंड कहा जाएगा,
मेटाफेज सेकेंड कहा जाएगा, वही एनाफेज सेकेंड कहा जाएगा, और टीलोफेज सेकेंड कहा जाएगा। ये हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। ये क्या हो गया बच्चों? कैरियोकाइनेसिस। क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद आता है आपका साइटोकाइनेसिस। अब इस साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप सेल्स डिवाइड होकर मुख्य रूप से 4 बना लेती है, यानी कि 2 बनी थी। आपको ध्यान है कि यहां मैंने रेड कलर से 2 बनाई थी। कितनी बनाई थी? 2 बनाई थी। तो देखिए एक बार पुनः मैं बना देता हूं। अपने को टीलोफेज से थोड़ी सी मैं एंट्री कराना चाह रहा हूं। देखिए साइटोकाइनेसिस से के फलस्वरूप ये देखिए ये आपके सेल्स हैं। यहां जब साइटो ये नहीं थी, ये टीलोफेज थी। टीलोफेज से क्या हुआ था? साइटोकाइनेसिस। तो मैंने क्या बता दिया कि साइटोकाइनेसिस में इस प्रकार से ये सेल द्वारा ये बन गया। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप ये वो ये कंडीशन अपने को कोई अब दोबारा से रिवाइज नहीं कराना है। देखिए तो यहां से एक सेल्स बनी, एक सेल्स ये बनी। तो सेल्स जो बनी हुई थी, देखिए सीधे सीधे मैं जैसी थी वही की वही मैं बना रहा हूं। चलिए ये है इस प्रकार से, मतलब ये। तो आप ध्यान रख रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम्स है कहलाया जा रहा है। इसमें 2n जो थे, इधर क्या हो गया? n हो गया, यानी इसको क्या कहने लगे? हैप्लॉइड सेल। इसको क्या कहने लगे? हैप्लॉइड सेल। ये भी n हो गया। और कितने क्रोमोसोम्स बचे? 23। इसमें भी कितने बचे? 23। और ये भी सेल्स क्या कहला रही है? हैप्लॉइड सेल्स। ये तो आपको यहां तक तो पहले ही क्लियर हो चुका था बच्चों। अब ये सेल्स जो है ये सीधे सीधे किस में कूदते हैं? किसमें? इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस में वहां आपके डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। विशेष ध्यान ये रखना है, सिर्फ इसमें क्रोमोसोम फट जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम मुख्य रूप से फटते हैं। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि यहां जो हैप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है सेल्स की, तो ये इससे 1 से 2 बनेंगी। इस 1 से 2 बनेंगी क्यों? क्योंकि मैंने यहां लिखा एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस डिवीजन। बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली अब सेल्स बनेंगी। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली अब सेल्स बनेंगी। तो इसमें मुख्य रूप से जब 23 है तो 23 वाली ही मुख्य रूप से स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है। स्पर्म और ओवा का निर्माण मुख्य रूप से होता है। तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले वही प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट यदि आप ध्यान करेंगे, क्या प्रोफेज फर्स्ट को आपको मैं एक एक करके बताते चलता हूं थोड़ा थोड़ा सा। ये लो, चलो मैं वही बना रहा हूं, बार बार डॉट चिन्ह। एक सेल्स को लेकर चल रहा हूं। ये सेल्स है, चलिए ये सेल्स है तो इसका एक का मैं लेके चल ले रहा हूं। ये अब ब्लू का पार्ट हुआ है ना, तो वो भी तो बनाना पड़ेगा भाई।
रिकॉम्बिनेंट वाला कंडीशन है। तो ये तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था, ये देखिए एक ही से मैं बनाऊंगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुई थी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था, सेंट्रोसोम, और ये एस्टर बना दो, ये इधर इस पोल पर जा रहा है, ये इस पोल पर जा रहा है, ठीक है। तो क्या मैं लिखना चाह रहा हूं, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल, ये मैंने लिख दिया भाई। पहले भी माइटोसिस डिवीजन में मैं डिटेल बता चुका हूं, यहाँ इतने से लिख दिया क्योंकि सेम एज एक्टली लिखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से कंडीशन होती है, ये इधर आएंगे और ये इधर जाएंगे। ये अब देखिए इसकी मेम्ब्रेन थी डिसअपियर हो रही है, मैं ये डिसअपियर, और क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। ये कंडेंस की स्थिति बता दी मैंने, गायब कर दिया। अब यहां से मुख्य रूप से दूसरी कंडीशन आती है मेटाफेज, ये हुई मेटाफेज सेकंड आता। तो मेटाफेज सेकंड में क्या देखिए, फुली कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम, और ये आपकी क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट होती है। प्लेट मैंने बनाई है, चलिए प्लेट बनाता हूं वैसे करके, नहीं आप ये कहने लगे कि यही ये लीजिए, ये बना दी, ठीक है। अब इस पर मुख्य रूप से अपने को क्या करना है, क्रोमोसोम लिटाना है। ये क्रोमोसोम है, देखिए ये लिटा दिया। इसका थोड़ा सा भाग अपने को अभी ब्लू कलर का बनाना पड़ेगा, चलिए बना देते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको लेके चल रहे हैं ना, इस वजह से मैं कंडीशन कर रहा हूं। ये लीजिए, ये अपना तैयार हो गया इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट पर मुख्य रूप से लेट गए। अब इधर ये क्या थे, इधर अपन ये इनको क्या करा रहे हैं, ये सेंट्रोसोम है, ये लीजिए ये सेंट्रोसोम है। इन सेंट्रोसोम से क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ेगा, एक को लेकर मैं चल रहा हूं, यहां विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये क्या था, काइनेटोकोर। ये क्या है, काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। तो यहां लिख दीजिए ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, और ये जो स्ट्रक्चर ये बनाई है, ये तो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोमियर सॉरी, और ये जो है काइनेट इधर ही करो, इस साइड, ये क्या है, काइनेटो कोर। अब क्या होता है, ये कौन सी स्टेज है, मेटाफेज सेकेंड। अब ध्यान कर लीजिए मुख्य रूप से क्या क्या होगा, ये फिर एनाफेज में एंट्री करेंगे, अभी अपन इसी को बता रहे हैं। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, वो लिख डाल लीजिए पहले, सबसे पहले क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर लेट जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर लेट जाते हैं, और आपके क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं इस फेज में, ये ध्यान है आपको।
स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ये कंडीशन मुख्य रूप से किस में हो जाती है? मेटाफेज सेकंड में। ये स्थिति किस में क्रिएट होती है? मेटाफेज सेकंड में होती है। अब मुख्य रूप से मेटाफेज सेकंड के बाद क्या आता है? ये देख लीजिए, मेटाफेज सेकंड के बाद एनाफेज आता है। तो अब एनाफेज पे आइए, देखिए अब ये वाली जो सेल्स है ये किस में कूद रही है? एनाफेज में कूदती है। किस में कूदती है? एनाफेज में। तो देखिए किस प्रकार से कूदेगी, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और यहां लिखे देता हूं। एन थी 23 वाली थी हैप्लॉइड, बहुत देर हो गई लिखी लिखी तो देख लिया होगा हैप्लॉइड। अब आजा एनाफेज। इसमें क्या होता है? देखिए ये मेटाफेज सेकंड वाली जो सेल्स है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि इनके स्पिंडल फाइबर छोटे होते हैं। स्पिंडल फाइबर छोटे होते हैं। अब जब स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे तो मुख्य रूप से ये अपने इन आर्मों को अपनी अपनी साइड में खींचेगा, यानी कि सीधे सीधे इस सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन होगा। सेंट्रोमियर का, भाई सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर एक डिस्क है। सेंट्रोमियर की काइनेटोकोर डिस्क है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है तो उसी का पार्ट। तो स्वाभाविक है कि जब ये सेंट्रो स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे तो स्वाभाविक है बीच में से इनके ये जो सेंट्रोमियर है वो बीच में से फटेंगे। बीच में से फटेंगे तो अपने अपने पोल पर मुख्य रूप से ये पहुंच जाते हैं। तो वही कंडीशन अब मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए ये सेल्स हैं, इसके सेंटर वाले पार्ट में था तो ये क्या है? सेंट्रोमियर था, वो सॉरी सेंट्रोसोम था। ये भी सेंट्रोसोम है। देखिए ये जो है इसमें ये लीजिए, चलिए अभी डेट से बनाऊंगा। जैसा जो है मैं उसी से कोशिश करता हूं कि बने, जिससे आपके चेंज ना हो दिमाग। ये अब दूसरा भाग ये था। ये देखिए, ठीक है, ये कंडीशन मुख्य रूप से होती है। तो आधा भाग मुख्य रूप से इधर हो गया, मतलब ये कहा गया एक क्रोमोसोम इसमें आ गया एक। अब इससे ध्यान रखना, अब आप ये कहो कि सर यहां भी एक क्रोमोसोम कह रहे थे, यहां भी एक क्रोमोसोम कह रहे थे, अब ये डिवाइडेशन हो गया तब भी एक क्रोमोसोम। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब तक क्रोमेटिड या क्रोमोसोम एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है तब तक उसको एक ही कॉल किया जाता है, एक ही कॉल किया जाता है। आप विशेष ध्यान रखें, ये वाली जो कंडीशन है इसमें भी मुख्य रूप से एक ही क्रोमोसोम उसको कहा जा रहा है। इसमें भी एक ही क्रोमोसोम, भले डीएनए के दो धागे हैं, डीएनए के दो धागे हैं, लेकिन जुड़े कैसे हैं? एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े। देख लीजिए, अब जब इससे यहां आए तो इसके सेंट्रोमियर का मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं आप और हम लोग? विभाजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि ये स्पिंडल फाइबर इस साइड के लिए छोटे होते हैं, ये इस साइड के लिए छोटे होते हैं। तो उसी कंडीशन में एनाफेज में ये अपोजिट पोल पर मुख्य रूप से जाने लगे। क्या? अपोजिट पोल पर मुख्य रूप से जाने लगे। ये इससे जुड़ गया। देखिए क्या, जब छोटे होंगे तो इधर खींचेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे। देखिए ये जुड़े हुए थे, ये ऐसे खींचेंगे। जब ऐसे खींचेंगे तो धीरे 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 पीछे की साइड में ये इस साइड में जाएगा, ये नीचे की साइड में, और ये ऊपर की साइड में जाएगा। तो स्वाभाविक है इस साइड ना कोई काम करें, अपन इसी साइड करें, क्योंकि ये इस प्रकार से कंडीशन होती है। तो जब ये इस साइड छोटा होगा, ये ऊपर की साइड में छोटा होगा, तो ये
जो है सेंट्रोमियर, 20 से सेंट्रोमियर फटते हैं तो एक थ्रेड ऊपर चला जाता है, एक थ्रेड नीचे चला जाता है। अभी आप और हम लोग इस फेज को एनाफेज कहा जाता है। एनाफेज सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफेज सेकंड कहते हैं। अर्थात ये जो क्रोमोसोम डिवाइड हुए, अब इनको क्रोमोसोम कह सकते हैं फिलहाल, लेकिन वही कहें क्रोमोटिड। ये क्रोमेटिड मुख्य रूप से जब अपोजिट पोल पर पहुंचे तो अपोजिट पोल पर पहुंचते ही मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर तो अब एक ही है। सेंट्रोमियर, इसके लिए देखिए एक सेंट्रोमियर है, ये वाला सेंट्रोमियर, और इसके लिए मुख्य रूप से कौन सा, ये वाला सेंट्रोमियर है। यानी कि लगभग आप पहले ही कह चुका हूं मैं कि एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर पाया जाता, तो ये भी एक सेंट्रोमियर है, ये भी एक सेंट्रोमियर, तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, दूसरा क्रोमोसोम, तो यानी कि दो क्रोमोसोम कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं? दो क्रोमोसोम कह सकते हैं। लेकिन अभी पूर्ण रूप से इनकी संरचना को समझ लेते हैं। तो ये कंडीशन होती है इसमें, यानी अपोजिट पोल पर दोनों क्रोमेटिड पहुंच गए। अब इनको आप और हम लोग क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर दोनों में अलग अलग है। अब क्या होता है इसके बाद, तो यहां तो आप सीधी सीधी लिख दें कि क्रोमेटिड फटकर मुख्य रूप से अपोजिट पोल पर मुख्य रूप से पहुंच रहे हैं, जिन्हें मुख्य रूप से वहां क्रोमोसोम कहा जाने लगता है, क्योंकि सेंट्रोमियर दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। अब कंडीशन देखिए कौन सी आती है, एनाफेज के बाद टीलोफेज। अब बार बार मैं वही चीज पढ़ाऊं कि भाई ये सेम एज प्रोफेज, प्रोफेज के समान होती है। कैसी होती है? प्रोफेज के समान होती है। तो इसमें बता दीजिए क्या क्या कंडीशन होंगी कि ये अपोजिट पोल पर मुख्य रूप से पहुंचे थे। ये कहां पहुंचे थे? अपोजिट पोल पर पहुंच गए थे। तो ये दूसरे भी मुख्य रूप से पहुंचाएंगे अपोजिट पोल पर। तो देखिए कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, ये रेड कलर का बना रहे हैं, तो ये रेड कलर का ही बनाऊंगा मैं। देखिए रेड कलर का मुख्य रूप से बन रहा है, तो जैसा बन रहा है ना वैसे ही बनता चलेगा। चलिए ये आ गया, और इस पर मुख्य रूप से क्या ब्लू वो लग रहा है अगला भाग, ये देखिए। तो यहां तक तो मुख्य रूप से ये रिकॉम्बिनेशन हो चुका था, यानी कि क्रोमोसोमल पार्ट इतना चेंज किया था, अपन शुरुआत से करते चले आ रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन शुरू से चल रहा है, तो ये तो है ही चेंज। अब मुख्य रूप से क्या कंडीशन होती है टीलोफेज में, कि जो प्रोफेज में हुआ था उसका जब उल्टा कह रहा हूं तो वहां डिसअपेयर हुई थी, यहां रीअपेयर होगी। तो पहले सबसे पहले मैं मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रीअपेयर करा देता हूं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो गई। दूसरा, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था, तो यहां न्यूक्लियोलस को मैं मुख्य रूप से क्या करा रहा हूं? रीअपेयर करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? रीअपेयर करा रहा हूं। मतलब सभी चीजें रीअपेयर हो जाती हैं, और अपोजिट पोल से मुख्य रूप से सेंट्रोसोम वहां से हट जाते हैं, सेंट्रोसोम हट जाते। अब देखते हैं कि मुख्य रूप से इस जो मेटाफेज सेकंड थी, इस मेटाफेज सेकंड से दोनों साइड में मुख्य रूप से पहुंच गए। अब क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस आता है। क्या आती है? साइटोकाइनेसिस। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से वही स्थिति क्या बताया जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो सीधे सीधे वो तो बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है। क्या? ये तो बने हुए हैं। तो इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, पहले से बनी हुई है। वही रेड से बनाना है। ये देखिए विशेष तौर अब मैं जो समझा रहा हूं बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लेना कि ये क्या बन गई थी। ये वाली सेल मैंने एज ए की एज बनाई, ये देखिए ये सेल बनाई,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बना दी थी, क्या बनाई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। इसी फेज की मैं बना रहा हूं, नहीं आप ये कहो कि सर इसमें भी होता है क्या, इसमें कुछ नहीं होता है, जिससे ध्यान ये रखना है। देखिए अब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मैं बता रहा हूं, ये क्या बता रहा है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि यहां से मुख्य रूप से वही फॉरो में एनिमल सेल्स की चर्चा कर रहा हूं, तो यहां से फॉरो निकलते हैं अंदर की साइड में, और इस प्रकार से ये फॉरो बढ़ते चले जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। यानी ये इस साइड में इधर से प्रेशर पड़ता है, वो इस साइड में जाता है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देते हैं। साइटोप्लाज्म को डिवाइड होता है तो इससे धीरे सीधे सीधे मुख्य रूप से इससे एक सेल्स बन गई, और इससे अब जगह चूक नहीं है, इस वजह से यहीं की यहीं मैं कर रहा हूं, इससे एक सेल्स बन गई, ये इस प्रकार से ये बन गई। अब ये जो सेल्स बनी ये भी कैसी थी, जिससे ध्यान रखना है, ध्यान करें ये वाली ये स्थिति है, यानी एन है, ये भी एन है, इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस डिवीजन, कोई अंतर करना ही नहीं था, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से सीधे सीधे स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है, यानी गैमेट्स का निर्माण मुख्य रूप से होता है, और ये गैमेट्स का निर्माण हो गया। अब लेकिन विशेष ध्यान रखें कि एक से 4 सेल्स बनी है, एक सेल्स से 4 सेल्स बनी है। तो आप देख रहे हैं कि पहले एक से मैंने 2 बनाई थी, क्या बनाई थी, एक से मुख्य रूप से 2 बनाई थी। अब यहां मुख्य रूप से इस एक को लेके चले थे, तो रेड लेके चले थे, तो ये दोनों सेल्स देखते हैं, ये दोनों सेल्स देखते हैं, तो मुख्य रूप से क्या, जैसे इसको मैं थोड़ा सा भिन्नता कर रहा हूं, क्रोमोसोम 2 डिकंडेंस कर दिए इस वजह से, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या किया गया कि जब ये सेल्स बनती है तो इसमें क्रोमोसोम कुछ और थे, इसमें क्रोमोसोम कुछ और हैं। क्या देखिए, इसके क्रोमोसोम तो ये ब्लैक वाले हैं, इसके कौन से वाले हैं, ब्लैक वाले हैं, पूरे के पूरे ब्लैक वाले, तो ये अलग लक्षण पाए जा रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से लक्षण अलग पाए जा रहे हैं। अब जब इसका डिवीजन होगा तो इसमें भी मुख्य रूप से लक्षण अलग, क्योंकि इसका ब्लू क्रोमोसोम था, लेके चल रहे हैं अपन, तो इसमें कुछ अलग होंगे। तो यानी चारों जो सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स जो बनती है मेयोसिस डिवीजन में 1 से 4, तो वो चारों आपस में भिन्न होती हैं। इसी कारण पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्य रूप से लक्षणों में भिन्नता चली जाती है। अब ऐसी स्पर्म के में भिन्न होंगी, ऐसी ओवा के में, अब ये मुख्य रूप से आपस में फ्यूज होंगे। तो इस वजह से मुख्य रूप से इस डिवीजन के कारण कह सकते, इस डिवीजन के कारण आप और हम लोग अपने पेरेंट्स से डिफर होती है कैरेक्टर में, और यही कैरेक्टर में डिफर धीरे 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 लाखों करोड़ों वर्षों बाद एक न्यू स्पीशीज मुख्य रूप से फॉर्मेट होती है, यानी कि मेयोसिस डिवीजन के कारण ही इवोल्यूशन होता है, मेयोसिस डिवीजन के कारण ही इवोल्यूशन होता है, ये भी कह सकते हैं। तो ये आपको मुख्य रूप से मेयोसिस डिवीजन में इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा कंजस्टेड तो बोर्ड जरूर हो गया है, लेकिन कोशिश ये की बिल्कुल तरीके से समझाते समझाते मैं मुख्य रूप से लेकर आया हूँ। और यहाँ लिखना क्यों बंद कर दिया यहाँ से, क्योंकि अब स्पेस नहीं था, इस वजह से मैंने जो बोला है वह आप लिखते चले, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए देखिए, अब मैं एक बार फिर से पूरे मेयोसिस डिवीजन की समरी को एक बार रिवाइज करा रहा हूं, क्या पूरे से ध्यान से सुन लीजिए बिना बोर्ड पर। देखिए मेयोसिस डिवीजन में क्या था, क्रोमोसोम की संख्या जस्ट हाफ हो जाती, सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जनन कोशिकाओं में देखा कि आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं, उसको फॉर्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक ने इस वजह से इनको मेयोसिस नाम दे दिया। पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, इसमें मुख्य रूप से जो 2 फेज वही आती हैं, इंटरफेज आएगी और फिर एम फेज आएगी। यहाँ एम का मतलब मियोसिस है, एम का मतलब क्या है, मियोसिस। इंटरफेज में फिर वही 3 फेज आएंगी, कौन कौन सी फेज आएंगी, G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। G1 फेज में वही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मुख्य रूप से ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनेल्स आर रेप्लिकेट इन दिस फेज, G1 फेज में मुख्य रूप से होंगे, लगभग सभी होते, जो रहते वो मैं आगे बता जाऊंगा, ठीक है। फिर एस फेज में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है,
कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, ना कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है। पहले तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, क्या क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ रही है, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी कि 2C से 4C हो जाते हैं। पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरा सेंट्रोसोम रेप्लिकेट होता है, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट होता है। फिर एंटर कहाँ कराई थी मैंने, आपने ध्यान होगा G2 फेज में। G2 फेज में मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट होते हैं, ये चीज। अब यहां से म्योसिस में पहुंचा दो। म्योसिस में मुख्य रूप से जैसी पहुंचती है, तो म्योसिस में मुख्य रूप से क्या बताया था कि म्योसिस फर्स्ट होती है और म्योसिस सेकंड होती है। म्योसिस फर्स्ट में मुख्य रूप से जो डिप्लॉयड, विशेष ध्यान रखना कि ये जो म्योसिस डिवीजन जो होता है वो डिप्लॉयड सेल में ही होगा, हैप्लॉयड सेल में नहीं होगा। गहरी अंडरलाइन कर लो, डिप्लॉयड सेल में ही म्योसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, हैप्लॉयड सेल में नहीं होता। और सिर्फ यह गैमेट फॉर्मेशन के लिए ही यह डिवीजन होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से नहीं होता कि अपने शरीर में कोशिकाओं की संख्या वृद्धि हो जिससे शरीर वृद्धि करे, कभी ध्यान नहीं रखना है, वो है माइटोसिस डिवीजन होता है। यह सिर्फ जनन कोशिकाओं के फलस्वरूप जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है और प्राइमरी oocytes होता है, उनमें मुख्य रूप से होता है। जनन कोशिकाओं में भी नहीं, जनन कोशिकाओं में स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी कि माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, उसके फलस्वरूप जो मुख्य रूप से फूड को अधिक ले लेती है, बड़ी हो जाती है, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte कहा था। मेल और फीमेल दोनों को लेकर चल रहा हूं, इस वजह से बार बार बोलना पड़ रहा है इन दोनों के नाम। तो उनमें मुख्य रूप से ये डिवीजन होता है, क्या, म्योसिस फर्स्ट डिवीजन। म्योसिस फर्स्ट के फलस्वरूप क्रोमोसोम की संख्या जस्ट हाफ हो जाती है। क्रोमोस यहाँ कर लीजिए, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। इस फेज में मुख्य रूप से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। इसकी फर्स्ट फेज जो प्रोफेज फर्स्ट आती है, मेटाफेज फर्स्ट आती है, एनाफेज फर्स्ट आती है, टीडोफेज फर्स्ट आती है। फिर उसके बाद मुख्य रूप से साइटोकाइनेसिस आता है, तब ये म्योसिस फर्स्ट समाप्त होता है। म्योसिस फर्स्ट में मुख्य रूप से प्रोफेज फर्स्ट को मैंने आपको 4 फेज में बांटा था, लेजी पेडी के नाम से जान सकते हैं इनको। तो मतलब लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्रोटिन, डाइकाइनेसिस, ये 5 फेज थी, क्लियर। 5 फेज में मुख्य रूप से यहाँ आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो लेप्टोटिन फेज थी उसमें लपेट लिए थे क्रोमोसोम, यानी कंडेंस हो जाते थे। क्या हो जाते थे, कंडेंस होते थे। दूसरी आती है जाइगोटिन। जाइगोटिन में मैंने आपको कहा था कहाँ कैसे ध्यान में रखना है कि संयुग्मन होता है, संयुग्मन होता है, संयुग्मन होता है, यानी कि किसका संयुग्मन हो रहा है भाई, स्पर्म और ओवा का संयुग्मन होता है। इसी प्रकार पर ध्यान रखना है, यहाँ स्पर्म और ओवा का नहीं होता है, इसमें नहीं आपका मैंने ये तरीका बताया है कैसे जायगोट, जायगोट किसके फलस्वरूप बनता है, स्पर्म ओवा के फल। तो यहाँ जायगोटिन, जायगोटिन में मुख्य रूप से क्या होगा, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मुख्य रूप से जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं तो किस केमिकल के फलस्वरूप जो जुड़ते हैं, तो उसको क्या कहा था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा था, क्या। तो इस प्रकार से ये चलते हैं। तो इसके बाद मुख्य रूप से क्या होगा कि अब ये अलग अलग हो जाते, यानी अपन सीधे सीधे कहते हैं कि पैचिटिन में रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के कारण होता है, ठीक है। तो ये मतलब आपको 5 और फिर अब धीरे 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 एंट्री करेंगे इंटरकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या आता है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में मैंने क्या कहा था, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस के फलस्वरूप म्योसिस सेकंड, म्योसिस सेकंड में आपको तो कई बार बता चुका। इस प्रकार से लास्ट में एक सेल से 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है, जो क्रोमोसोम संख्या में आधी होती है, क्रोमोसोम संख्या में जस्ट हाफ होती है। इस वजह से इसको म्योसिस नाम फॉर्मर और मुरे ने सुझाया था। एवं क्योंकि संख्या में कमी हो गई तो हकीकत में इसको रिडक्शन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, रिडक्शन नाम दिया जाता है। तो ये है आपका क्या, म्योसिस फर्स्ट। तो विशेष ध्यान रखें कि ये क्यों शुरुआत हुआ था, भगवान ने इसको क्यों शुरुआत है, माइटोसिस से शरीर की वृद्धि हो रही थी, होने चले जाते। यदि ऐसा होता तो वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से क्या कंडीशन होती कि सीधे सीधे क्रोमोसोम की संख्या यदि स्पर्म में भी 2n होती माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप तो यही होता, और एग में भी 2n होती तो ये दोनों मिलते तो 4n वाला बनता है, यानी आगे चल के फिर 8n। तो इस प्रकार से कैसे बनते चले जाते, तो ये तो विसंगतियां पैदा होती चली जा रही थी। क्या, तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा करो कि स्पर्म और ओवा में आधे आधे क्रोमोसोम दे दो। तो इस वजह से कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या समान बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्पीशीज में क्रोमोसोम की संख्या समान बनी रहे, इस वजह से ये म्योसिस डिवीजन दिया था। विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका क्या है
मियोसिस डिवीजन पूरा समाप्त होता है। अब आप चाहेंगे कि सर माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस भी बता दें, या फिर जैसे इसमें कुछ छोटे छोटे मोटे पॉइंट बचेंगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से। वैसे आपका ये यहीं समाप्त हो चुका है कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से बनेंगे, तो मैं एक लेक्चर उसके लिए अलग से ले लूंगा आपके लिए, ठीक है। इसका ले लीजिए आप अब स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा।